नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी और हम पे आप सबका स्वागत है। आज हम लोग फिर से सिग्मा क्लासेस का एक नया सेट पे प्रैक्टिस करेंगे। 6th टेस्ट है ये, 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। 67th बीपीएससी और सीडीपीओ दोनों ही के लिए ये लाभदायक है, तो ध्यान से सुनिएगा ये वीडियो और लास्टली अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष बने थे? हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष बने थे घनश्याम दास बिरला। ठीक है, और हालांकि हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, लेकिन गांधी जी ने इसका संस्थापक अध्यक्ष बिरला को बना दिया था, घनश्याम दास बिरला को, जो कि उस समय महात्मा गांधी के करीबी मित्र रहे थे। और इसके सचिव बने थे अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर। सचिव थे अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर, ठक्कर बाबा जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। और इसमें शुरुआत में, इस हरिजन सेवक संघ की शुरुआत में अस्पृश्यता निवारण के प्रयास किए गए थे। ठीक है, उसका नाम अस्पृश्यता निवारण संघ भी इसीलिए रखा गया था, जिसे 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ का नाम दे दिया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? उस समय इंग्लैंड के सम्राट जो थे जॉर्ज षष्ठम थे, अर्थात जॉर्ज छठा। ठीक है, और यह भारत का अंतिम सम्राट भी था और कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था। कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान और भारत का अंतिम सम्राट कहा जा सकता है, क्योंकि भारत उस समय अंग्रेजों का दास था, गुलाम था। ठीक है, तो इस तरह स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज षष्ठम थे। नेक्स्ट पे चलेंगे। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में माइकल ओ डायर को गोली मारकर किसने हत्या कर दिया? माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी 13 मार्च 1940 को। 1919 में जो घटना हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की, उसके प्रमुख अभियुक्त था ये जनरल डायर, जिसकी गोली मारकर लंदन जा कर के उधम सिंह ने इनकी हत्या कर दी थी। लगभग 20 साल के बाद इसका बदला लिया था। ठीक है, और इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है उधम सिंह के ऊपर, तो ये फिल्म आप ज़रूर देखिएगा। आंसर हो जाएगा सी, उधम सिंह। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से किसने किया था? नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा की तुलना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, सी। ठीक है, ये नमक सत्याग्रह के लिए जो मार्च किया था महात्मा गांधी ने, उसी को सुभाष चंद्र बोस ने, नेपोलियन ने जो एल्बा से पेरिस की यात्रा की थी, सेम वही इसको बताया था, समान बताया था। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के साथ भारत में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा महालेखा परीक्षक पद का सृजन जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में किया गया था। आंसर डी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, जिसे स्वतंत्रता के पश्चात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और महालेखा परीक्षक नाम दे दिया गया था। वर्तमान में है महालेखा परीक्षक कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट में है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन बना था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसी ने वर्ष 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को भी समाप्त किया था। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को। तो इसमें
आंसर ऑप्शंस में एक भी नहीं है ऐसा, तो ई हमारा आंसर हो जाएगा। 20 जुलाई 1905 नहीं है। हालांकि ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 जो है, इस दिन यह प्रभावी हुआ था। इस दिन घोषणा नहीं हुई थी, घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई थी। तो इस टर्म्स को याद रखिएगा। और इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस भी मनाया गया था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। ठीक है, ये 7 अगस्त 1905 वाला जो है, इसमें क्या किया गया था, कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पे मेन जो आंसर होगा वह लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की थी? तो आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 1905। ठीक है, आगे है, हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति की शुरुआत किस सिख गुरु ने प्रारंभ किया? अब सिख धर्म अलग धर्म था, तो हिंदुओं से थोड़ा सा अलग तो डिफरेंस तो होना ही चाहिए। इस चलते हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति की शुरुआत की गई थी, और इसकी शुरुआत की थी गुरु अमरदास ने। ठीक है, अमरदास ने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थापित किया? आंसर हो जाएगा मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद, जो कि बंगाल में स्थित था, उसको बिहार यानी कि मुंगेर में स्थानांतरित किया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी, मीर कासिम। यह बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में मीर कासिम इसमें अंग्रेजों से पराजित हुआ था। इस युद्ध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये सभी मीर कासिम के पक्ष में लड़े थे, फिर भी अंग्रेजों की ही जीत हुई थी। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसने सर्वप्रथम नवरोज उत्सव प्रारंभ करवाया था? नवरोज उत्सव की शुरुआत सबसे पहले गयासुद्दीन बलबन ने किया था, और उसने फरवरी साल के पहले दिन में, मतलब फरवरी में इस नवरोज उत्सव की शुरुआत की थी। इसने अपने राज दरबार में सिजदा और पैबोस की भी शुरुआत की थी। सिजदा और पैबोस, यह लौह एवं रक्त की नीति का समर्थक था। तो ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसने अपने विरोधियों के प्रति बहुत ही इतनी कठोर नीति अपनाई थी, जिसे लौह और रक्त की नीति कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स को माना जाता है। कैमूर्स को ही इसका अंतिम माना जाता है। इसका संस्थापक जो था गुलाम वंश का, यह कुतुबुद्दीन ऐबक था, और इसकी स्थापना 1206 में की गई थी। गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? 1206 में, और समाप्ति हुई थी 1290 में। ठीक है, तो यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इल्तुतमिश जो था यह कुतुबुद्दीन का गुलाम था, और साथ ही इसका दामाद भी था। आगे चलेंगे, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? दिल्ली नगर की स्थापना तोमर सम्राट थे एक, अनंगपाल ने ही की थी, और इसलिए कहा भी जाता है कि दिल्ली की स्थापना तोमरों ने की थी। और यह समय था 11वीं सदी। 11वीं सदी में दिल्ली की स्थापना की थी अनंगपाल तोमर ने। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था? हरियाणा के पास ढिल्लिका नाम से एक जगह का ढिल्लिका नाम रख करके इसकी स्थापना की गई थी। अर्थात दिल्ली का प्रारंभिक नाम अगर कहें तो ढिल्लिका था। ठीक है, तो इसकी स्थापना अनंगपाल ने की थी 11वीं सदी में। आगे चलते हैं, किस राजवंश के राजाओं के काल में संगम का आयोजन हुआ था? तो संगम का आयोजन जो है यह पांड्य राजाओं के काल में हुआ था। आंसर ए हो जाएगा। कुल मिलाकर के 3 संगमों का आयोजन हुआ था। 3 संगम हुए थे। ठीक है, और तीनों संगम पांड्य राजाओं के ही काल में संपन्न हुआ था। संगम साहित्य जो है, उसमें जो भी संगम होता था, उसमें जो साहित्य लेखन किया जाता था, वो तमिल भाषा में की जाती थी। तमिल भाषा, ठीक है, तमिल भाषा बहुत ही
अच्छी भाषा मानी जाती थी और रेस्पेक्टेड लैंग्वेज थी ये, ठीक है। आगे चलते हैं। हिंद यूनानी शासक मिनांडर ने किस धर्म की दीक्षा ली? हिंद यूनानी शासक मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर द्वारा पूछे गए प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक में संग्रहित है, ठीक है, जिसे कि मिलिंद पन्नो कहा जाता है। मिनांडर की राजधानी जो है शाकल थी, जो कि वर्तमान का सियालकोट कहलाता है, सियालकोट। यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी था, ठीक है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक जो था कुजुल कडफिसस को माना जाता है कुषाण वंश का संस्थापक, ठीक है, कुजुल कडफिसस। यह इस वंश का प्रथम शासक भी था और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक जो है यह कनिष्क हुआ था, जिसके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति भी हुई थी, ठीक है। और इसकी राजधानी जो थी यह पुरुषपुर थी, पुरुषपुर, जो वर्तमान में पेशावर के नाम से जानी जाती है, पेशावर। और उस समय उसको पुरुषपुर कहा जाता था। और दूसरी राजधानी इनकी मथुरा थी, मथुरा यूपी में मथुरा थी, ठीक है। और इसने 78 ईस्वी में राज्यारोहण के समय एक संवत चलाया था जो कि शक संवत कहलाता था, ठीक है, शक संवत, ठीक है। भारत सरकार ने इसी संवत को अपनाया है, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा इस संवत को अपनाया गया है। आयुर्वेदाचार्य चरक इसी के राजवैद्य थे और इसने चरक संहिता लिखी थी। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, ये सही है। कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार किया, यह भी सही है। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्तावों को स्वीकार किया, यह गलत है। मुस्लिम लीग को भी क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं थे। और मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, यह भी सही है। तो अर्थात आंसर है सी, कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कब लॉर्ड माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई थी? लॉर्ड माउंटबेटन योजना की घोषणा 3 जून 1947 को हुई थी और इसलिए इसे 3 जून की योजना भी कहा जाता है। इसमें भारत का विभाजन शामिल था। इसके बाद 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था और 8 जुलाई को इसकी स्वीकृति मिली थी, ठीक है। आगे है 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पार्मस्टन था, पार्मस्टन, और यह लिबरल पार्टी का था। इसी समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था इसके समय में। 1857 की जब क्रांति हुई थी इस समय इस क्रांति का सबसे बड़ा कारण था चर्बी वाले कारतूस, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली होने की अफवाह उड़ाई गई थी। हालांकि यह बात सच थी या झूठ इसका पता नहीं चल पाया, तो इसलिए इसे अफवाह ही माना जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 19, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत किसने किया? दो अस्पा सिंह अस्पा की शुरुआत की थी जहांगीर ने, मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा, जो कि अकबर का बेटा था, इसके द्वारा की गई थी। तो चूंकि ऑप्शन में जहांगीर है ही नहीं तो आंसर हो जाएगा ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। दो अस्पा सिंह अस्पा की प्रथा जो थी यह मनसबदारों पर लागू होती थी, जिसमें बिना जात बढ़ाए मनसबदारों को अधिक घोड़े रखना पड़ता था, ठीक है, तो अधिक सेवा रखने पड़ती थी। दो अस्पा में था मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे और सिंह अस्पा में अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। तो यह था दो अस्पा सिंह अस्पा। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया? आंसर हो जाएगा 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था और इसी समय उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। छत्रपति शिवाजी जो कहते हैं, ये राज्याभिषेक के बाद ही उन्हें यह उपाधि उन्होंने धारण की थी। और राज्याभिषेक करवाने वाले जो विद्वान थे उनके वो थे विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट। ये थे, ये बनारस के ब्राह्मण थे, गंगा भट्ट, ठीक है।
बनारस के ब्राह्मण पंडित थे। और शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? यह रायगढ़ को बनाई थी अपनी राजधानी। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स हो गए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट है, सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किस वर्ष की? तो पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी 1913 ईस्वी में। ठीक है, 1913 ईस्वी में। इसमें क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित किया जाता था पटना से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वामी विद्यानंद ने किस क्षेत्र में किसान आंदोलन चलाया था? स्वामी विद्यानंद ने किसान आंदोलन किस क्षेत्र में चलाया था? आंसर हो जाएगा बी, दरभंगा। दरभंगा में किसानों को संगठित करके उन्होंने किसान आंदोलन चलाया था। और यह आंदोलन 1920 में विद्यानंद को कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं मिला और दरभंगा महाराज कांग्रेस को चंदा दिया करता था और चंदे से ही पार्टी चलती थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन किसान नेता आदि शंकराचार्य संप्रदाय के सन्यासी थे? कौन किसान नेता आदि शंकराचार्य संप्रदाय के सन्यासी थे? तो आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती ये आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। वे एक लेखक भी थे, बुद्धिजीवी भी थे और समाज सुधारक, इतिहासकार एवं किसान नेता इत्यादि सभी थे। और हुंकार नाम की एक पत्रिका आती थी। इसी हुंकार पत्रिका का प्रकाशन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की जाती थी। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। ये शुरुआत में ही एक जर्मन धर्म प्रचारक के प्रभाव में वे ईसाई बन गए थे, किंतु फिर से हिंदू धर्म की विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने ईसाई धर्म छोड़ दिया बिरसा मुंडा ने। और 1885 में उन्होंने एक नए संप्रदाय की शुरुआत की जिसमें बोंगो की जगह सिंह बोंग, ठीक है, ये बोंगो जिसमें अनेक देवी देवता थे, ठीक है, अनेक देवी देवता थे। और इसके स्थान पर उन्होंने सिंह बोंग अर्थात एक देवता की पूजा अर्चना की शुरुआत करने की बात कही। नेक्स्ट है, देशेर कथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो देशेर कथा पुस्तक के लेखक बी आंसर हो जाएगा सखाराम गणेश देवेशकर। सखाराम गणेश देवेशकर। देशेर कथा का शाब्दिक अर्थ होता है देश की बात, ठीक है, देश की बात, देशेर कथा, जिसकी लेखक थे गणेश देवेशकर। और यह क्रांतिकारी विचारों से ही उत्प्रोत एक बांग्ला पुस्तक थी। यह पुस्तक किस भाषा में आती थी? बांग्ला भाषा में, जिसका प्रकाशन 1984 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, किस वर्ष बिहार में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का स्थान दिया गया? बिहार में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का सम्मान दिया गया था 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 1934 ईस्वी में दिया गया था द्वितीय राजभाषा का सम्मान। और उस समय मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 में है, निम्नलिखित में से बिहार का पहला हिंदी दैनिक था। बिहार का पहला हिंदी दैनिक की अगर बात करें तो यह था सर्वहितैषी, जो कि वर्ष 1890 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था। 1890 में पटना से यह सर्वहितैषी जो थी हिंदी दैनिक प्रकाशित होती थी। कौन तांत्रिक विद्या का मुख्य केंद्र था? तांत्रिक विद्या का मुख्य केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। यहाँ पर तंत्र विद्या की पढ़ाई इत्यादि होती थी और इसकी स्थापना की थी पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने। इसके प्रसिद्ध आचार्य थे अतीश दीपांकर, जैसे कि तक्षशिला के चाणक्य थे, उसी तरह से विक्रमशिला के अतीश दीपांकर थे। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ताम्रप्रस्तर युग के अवशेष जो हैं बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसके अवशेष हुए हैं वैशाली, सारण,
पटना और गया सभी जगहों से हुए हैं। तो अर्थात आंसर हो जाएगा हमारा ई, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है वर्ण रत्नाकर निम्नलिखित में से किसकी रचना है? वर्ण रत्नाकर जो है यह किसकी रचना है? ज्योतिरेश्वर की रचना है और यह जो है मैथिली भाषा में लिखी गई है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर की रचना है। ठीक है, आगे है जीवक किसके राजवैद्य थे? जीवक किसके राजवैद्य थे? तो जीवक जो थे यह बिंबिसार के राजवैद्य थे और ये बिंबिसार जो था यह हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, इसने अपने मित्र प्रद्योत के उपचार के लिए जीवक को उज्जैन भेजा था। आगे है किसके द्वारा महाधिवक्ता का पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है? महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं महाधिवक्ता जो है यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है और इसीलिए इसके पारिश्रमिक अर्थात वेतन भत्ते ये सब राज्यपाल द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, और इसकी नियुक्ति जो होती है महाधिवक्ता की यह अनुच्छेद 165 के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, और अनुच्छेद 165 के अकॉर्डिंग और इसकी योग्यता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होती है। यह संबंधित राज्य का प्रमुख विधि अधिकारी भी होता है। राज्य प्रमुख को जितने भी विधि संबंधी सलाह इत्यादि होते हैं वह सब यही देता है। यह राज्य के सदन और जैसे कि विधानसभा राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेता है और बोलने का भी इसे अधिकार प्राप्त है, किंतु यह मत नहीं दे सकता है, मत देने का अधिकार नहीं है इसे। ठीक है, तो एक तरह से यह जिस प्रकार से महान्यायवादी केंद्र में है उसी तरह से महाधिवक्ता राज्य में है। ठीक है, आगे चलते हैं। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कब तक रोक सकती है? विधान परिषद किसी भी साधारण विधेयक को कम से कम तीन महीने तक रोक सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक रोक सकती है। इसके अलावा विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए 1 महीने और धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन तक रोकाया जा सकता है। पुनर्विचार के लिए 1 महीने तक रोका जा सकता है, लेकिन अगर वह विधेयक धन विधेयक है तो वह मात्र 14 दिन तक ही रोकी जा सकती है। विधान परिषद की तुलना में विधानसभा को अधिक शक्तियां प्रदान की गई है, जबकि विधान परिषद को कम है। ठीक है, आगे चलते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अवकाश कब प्राप्त करते हैं? आंसर हो जाएगा बी, 62 वर्ष की आयु होने पर। ठीक है, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और सेम यही चीज़ है उच्च न्यायालय में 62 वर्ष और सेम यही जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वे 65 वर्ष की आयु में अवकाश ग्रहण करते हैं, या इससे पहले जो भी हो। आगे है बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सदस्य टोटल जो है 75 है। ठीक है, 75 बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या है। ठीक है, और इसमें विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती सुधारनी होगी। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है यह विधानसभा अगर पूछ रहा है तो 243 है और विधान परिषद अगर पूछ रहा है तो 75 है। ठीक है, और विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में है अस्तित्व में, जैसे कि बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जम्मू कश्मीर में 2019 में इसको समाप्त कर दिया गया था। तो 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में भी था विधान परिषद, लेकिन वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी कौन है? बिहार विधानसभा के में सबसे बड़ी पार्टी की अगर बात करें तो यह है राजद की, जिसके सदस्यों की संख्या टोटल 75 है। और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी की अगर बात करें तो यह है भाजपा, जिसके सदस्यों की संख्या 74 है। वहीं जदयू की अगर बात करें तो यह तीसरे स्थान पर आती है और जदयू के टोटल विधायकों की संख्या अर्थात विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 43। ठीक है, नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है यह
कब की गई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1916 में। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है, 1916 में। और वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? पटना उच्च न्यायालय के संजय करोल, ठीक है। और पदों की कुल संख्या है 43। पटना हाईकोर्ट में कुल पद है 43 और 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर इसके न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं। आगे है, भारत के नियंत्रक एवं महापरीक्षक का कार्यकाल है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। तो संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख जो है अनुच्छेद 148 में है। और वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 39। इसको मैचिंग टेस्ट है, ये मैच कराने वाला है, तो इसको मैच कर लेते हैं। तो इसमें है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का हो जाएगा 1956 और 57। अशोक मेहता समिति 1977-78 में गठित की गई थी। और GV राव समिति 1985 में और ML सिंघवी समिति 1986 में, ठीक है। यानी कि 1 3 2 4 1 3 2 4 आंसर हमारा सी हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में किस न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है? प्रस्तावना में किस न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है? प्रस्तावना में सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, लेकिन धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इत्यादि जोड़े गए हैं। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। और प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख किया गया है, जो कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय है, लेकिन धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है यह कौन बुला सकता है? आंसर हो जाएगा डी अर्थात राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख जो है यह अनुच्छेद 108 में किया गया है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान सिर्फ संसद के लिए है या राज्य विधानमंडलों जैसे कि जहां विधानसभा के अतिरिक्त विधान परिषद भी अस्तित्व में हो, वहां के लिए यह लागू नहीं होता है, ठीक है। अर्थात अब मतलब कि संयुक्त अधिवेशन केवल संसद के लिए है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद एक है 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। अनुच्छेद 356 के द्वारा संवैधानिक तंत्र की विफलता और अनुच्छेद 360 यह वित्तीय आपातकाल की व्याख्या है। इसमें वित्तीय आपातकाल 360। तो इस तरह से भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है। आगे है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार कब लागू हुआ? खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम जो है सबसे पहली बार 1 जून 1955 को लागू हुआ था और यह अधिनियम जो बना था यह 1954 में बना था। तो लागू कब हुआ था यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि लागू हुआ पूछा जा रहा है। तो लागू हुआ था 1955 में, ठीक है। अधिनियम आया था 1954 में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई भी आंसर सही नहीं है, ई हो जाएगा, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे है, सूचना अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली। कब मिली थी स्वीकृति? तो आंसर है 15 जून 2005 को। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम की स्वीकृति दी गई थी। यह एक विधिक अधिकार है, ठीक है, यह विधिक अधिकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल जो है यह 3 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। और यह अवधि
3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ठीक है। 3 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष तक यह अध्यक्ष रह सकते हैं। आगे है, राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 132। इस अनुच्छेद 132 में विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का वर्णन दिया गया। अनुच्छेद 130 में लोकसभाओं में आरक्षण की बात है और अनुच्छेद 131 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय के लिए है, ठीक है। अनुच्छेद 131 हो गया आंग्ल भारतीय, अनुच्छेद 130 हो गया लोकसभा और अनुच्छेद 132 हो गया विधानसभा, ठीक है। जिसे हालांकि ये आंग्ल भारतीय वाला जो है 131 वाला यह समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर है बी, अनुच्छेद 132 के द्वारा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आगे है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है यह किसका बहुलक है? आंसर हो जाएगा डी, आइसोप्रीन का यह बहुलक है। यह प्राकृतिक रबर होता है आइसोप्रीन। नेक्स्ट है, किस अम्ल के कारण मांसपेशियां थकान का अनुभव करती है? जब मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो हम थकान का अनुभव करते हैं। आंसर हो जाएगा बी, लैक्टिक एसिड। जब अत्यधिक कार्य करने के पश्चात और शारीरिक श्रम जब हम अधिक करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल संचित हो जाता है, जिसके कारण थकान महसूस होती है। इसे मालिश करके या फिर गर्म पानी से दूर किया जाता है। और दही में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो दही खाने से भी थोड़ा सा हमें रिलैक्स और फ्रेश फील होता है। नेक्स्ट है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान जो है यह 6.4 होता है और दूध अम्लीय गुण का होता है। ध्यान रखिएगा, दूध हमेशा अम्लीय गुण का होता है। 7 पीएच मान उदासीन विलयनों का होता है। 7 जो है ये उदासीन का है, 7 से पहले वाले अम्लीय, 7 से बाद वाले क्षार और 7 जो होगा एग्जैक्ट वह उदासीन होता है। पहला मानव निर्मित रेशा है, पहला मानव निर्मित रेशा कौन सा है? आंसर हो जाएगा नायलॉन और यह एक पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है। आगे है, निम्न में से कौन जल की अस्थायी कठोरता का कारण है? जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। तो आंसर इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों एक साथ नहीं है, ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से स्थायी एवं अस्थायी दोनों कठोरता दूर हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 कैलोरी जो है 4.2 जूल के बराबर होता है। निम्न में से किसे खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों का अगर परिरक्षण करना हो तो उस खाद्य पदार्थ में हमें सोडियम बेंजोएट मिलाना होता है। आंसर हो जाएगा सी, सोडियम बेंजोएट, जिसका रासायनिक सूत्र है NaC7H5O2, ठीक है, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एसिड फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाने वाला एसिड है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में कौन सा बहुलक का प्रयोग होता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए पॉलीएमाइड नामक बहुलक का प्रयोग किया जाता है और यह एक सिंथेटिक फाइबर होता है जिसे केवलर नामक नाम से जाना जाता है, केवलर, ठीक है। निम्न में से किसमें न्यूनतम ऊर्जा होती है? न्यूनतम ऊर्जा की अगर बात करें तो सबसे कम ऊर्जा इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग रेडियो तरंगों में होती है और सबसे अधिक ऊर्जा गामा किरणों में होती है। गामा किरण जो है ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करती है, रेडियो तरंगे सबसे कम मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं। नेक्स्ट है 57, निम्न में से किस कारण से तारों में ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तारों में ऊर्जा की प्राप्ति होती है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, ठीक है। जैसा कि हम सब जानते हैं जो भी आकाशीय पिंड है उनका नाभिकीय संलयन की क्रिया उनमें होती रहती है, जिस क्रिया में हाइड्रोजन का नाभिक स्थायित्व प्रदान करने के लिए हीलियम के नाभिक में परिवर्तित होता रहता है। तो
आंसर हो जाएगा किस कारण से तारों में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होने से। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगों की संरचना होती है। ध्वनि तरंगों की संरचना ठोस और संरचना नहीं है, ये संचरण होगा। संचरण पढ़ने के बाद महसूस होता है कि गलत है। ध्वनि तरंगों का संचरण होता है ठोस और वायु दोनों में ही होता है, ठीक है। ठोस और वायु दोनों में है ना, लेकिन यहाँ तो यह ठोस और वायु लिखा हुआ है। ठोस, द्रव और वायु तीनों में होता है, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। ठोस, द्रव और वायु तीनों में ही ध्वनि का संचरण होता है, केवल निर्वात में यह गमन नहीं करती है, ठीक है। निर्वात में ध्वनि तरंगों का गमन नहीं होता है। आगे है किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है। पानी का आयतन जो है सबसे कम होता है 4 डिग्री C पर, जिसमें आयतन न्यूनतम होता है और पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है। सिग्मा क्लासेस का ये भी सेट है, ध्यान से देखिएगा, अच्छे सेट हैं। नेक्स्ट है प्रकाश की किरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश के किरणों की प्रकृति कैसी होती है, तो इसमें तरंग भी होते हैं और कण भी होते हैं। तो केवल कण और तरंग दोनों अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस कारण से आंसर ई हो जाएगा, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात प्रकाश की किरणें जो है इसमें तरंग भी है और यह कण भी है, तो ठीक है, आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है डायनामो के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। डायनामो में सत्य क्या है डायनामो के लिए, तो यह यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है नहीं, यह वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, यह गलत है। वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, नहीं। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह होगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह सही है, ठीक है। और वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, यह भी गलत है। तो इस तरह से आंसर सी हो जाएगा, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे है निम्न में से कौन सी राशि अदिश है। अदिश राशि, सदिश और अदिश बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एक क्वेश्चन रहता है इससे। तो अदिश राशि जो है यह आयतन है इसमें, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आयतन एक अदिश राशि है। अदिश राशि वह राशि होती है जिसमें परिणाम तो होता है लेकिन इसकी दिशा नहीं होती है। आगे है सामान्य मनुष्य कितने हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है। सामान्य मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है, तो इसे श्रव्य ध्वनियाँ भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। निकट दृष्टि से निवारण के लिए लगाया जाता है। अगर व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखेंगी, तो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए उसे अवतल लेंस लगाने की जरूरत पड़ेगी। आंसर हो जाएगा बी, अवतल लेंस। जैसे इसका उल्टा हो जाता है, जैसे ही अगर निकट दृष्टि पूछ रहा तो तुरंत समझ लेना चाहिए कि उसे दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, और दूर दृष्टि कह रहा तो उसे नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखेंगी, ठीक है। वयस्क मानव शरीर के मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं। वयस्क मानव शरीर के मेरुदंड में जो है यह 26 हड्डियां होती हैं, तो वही बच्चों में 33 हड्डियां होती है। 33 जो है यह बच्चों में होती है, ठीक है, बच्चों में, और 26 जो है यह वयस्कों में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, किस दूध में लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। लैक्टोज सबसे ज़्यादा मात्रा में माँ के दूध में पाया जाता है। आंसर सी हो जाएगा, माँ के दूध में। यह डाइसैकेराइड श्रेणी का कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से पेप्सिन क्या है। पेप्सिन जो है यह एक प्रकार का एंजाइम होता है, तो ऑप्शन में हमारा एंजाइम नहीं दिया हुआ है, आंसर ई हो जाएगा, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पेप्सिन का जो काम होता है यह प्रोटीन को पचाता है। यह पेप्सिन या प्रोटीन का पाचन करता है और यह अमाशय में स्रावित होता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है।
हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग इनेमल होता है, जो कि दांतों का इनेमल। दांतों पर एक पतली सी परत के रूप में यह चारों तरफ दांतों पर लिपटा होता है। यह शरीर का सबसे मजबूत भाग है, हालांकि पतली है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और यह हमारे दांत को सफ़ेद रखने में भी मदद करता है। नेक्स्ट है रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स। रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स अर्थात आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आरबीसी का लाल रंग जो है यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। सी हो जाएगा आंसर, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है और आरबीसी के अंदर कोई केंद्रक भी नहीं होता है। हीमोग्लोबिन में हिम प्लस ग्लोबिन दो वर्ड से मिलकर के बना है, तो ग्लोबिन एक प्रोटीन है और हीम जो है इसमें आयरन अर्थात लोहा है। नेक्स्ट है मनुष्य के रक्त का पीएच मान क्या होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.4 के बीच होता है। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा 7.4। यह थोड़ा सा बेसिक भी होता है, थोड़ा सा क्षारीय हो जाता है यह, ठीक है। एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? तो आंसर हो जाएगा एंजाइम जो है एक प्रोटीन होता है। ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रकार के एंजाइम हैं वो सभी के सभी प्रोटीन होते हैं, लेकिन यहाँ पे यह भी बात ध्यान रखने वाली होती है कि जितने भी प्रोटीन हैं वो एंजाइम नहीं होते हैं। एक टर्म है, सभी प्रकार के एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रकार के प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। तो एंजाइम कोई भी पूछे क्या है, किसी भी तरह का एंजाइम प्रोटीन ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन विटामिन और उसकी कमी के कारण होने वाले का जोड़ा गलत है? विटामिन और उसके कारण होने वाले बीमारियों का जोड़ा ढूंढना है। तो आंसर हो जाएगा, देखते हैं मिला करके, कैल्सीफेरल ऑस्टियोमेलेसिया यह सही है। नियासिन के कमी से पेलाग्रा होता है। कोबालामिन के कारण की कमी के कारण पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। राइबोफ्लेविन के कारण कह रहा है बेरी, यह गलत है। तो राइबोफ्लेविन जो कि B2 है और इस B2 के कमी के कारण बेरी नहीं होता है। यह स्टेमेटिस मलन्यूट्रिशन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। अब बेरी जो है यह B1 की कमी के कारण होता है। राइबोफ्लेविन B2 है, B1 नहीं है, ये B2 है, ठीक है। और बेरी B1 की कमी के कारण होता है। आगे चलेंगे, प्लास्टिक वस्तुतः है। प्लास्टिक क्या है? तो प्लास्टिक वस्तुतः आंसर हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक है अर्थात ए। नेक्स्ट है गाय के दूध का रंग किसके कारण पीला होता है? पीली वस्तुएं हम जैसा कि जानते हैं जो भी खाद्य पदार्थ पीले होते हैं उनमें कैरोटीन की मात्रा के कारण यह पीला होता है। तो गाय के दूध में भी कैरोटीन की थोड़ी सी मात्रा होती है जिसके कारण इसका रंग पीला होता है, ठीक है। आगे चलेंगे, मिनामाता रोग किसके कारण होता है? मिनामाता रोग पारद अर्थात पारा के कारण होता है। नेक्स्ट है पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज जो है यह की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। बिहार के किस जिले में सोने का भंडार है? सोने का भंडार बिहार के जमुई जिले में है। जमुई जिला के करमटिया क्षेत्र में सोने का भंडार पाया गया है। नेक्स्ट है बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन की अधिकता पाई जाती है। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन की अधिकता पश्चिम चंपारण जिले में पाई जाती है, ठीक है। और पश्चिम चंपारण के सोमेश्वर और दून की श्रेणियां यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। और सहरसा और पूर्णिया का जो तराई क्षेत्र होता है इसमें भी आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, बिहार के पूरब से पश्चिम कितने किलो बिहार का क्षेत्र है? अच्छा, बिहार का क्षेत्र पूरब से पश्चिम कितने किलोमीटर चौड़ा है? तो पूरब से पश्चिम बिहार की चौड़ाई है 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर चौड़ा है। और उत्तर से दक्षिण ये 345 किलोमीटर जो है यह उत्तर से दक्षिण का है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण जो है इसकी लंबाई है 345 किलोमीटर और 483 किलोमीटर पूरब से पश्चिम, ठीक है, पूरब से पश्चिम। नेक्स्ट है
बिहार में नवीन जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। बिहार में नवीन जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार पूर्णिया और सहरसा जिले में पाया जाता है। यह मिट्टी चूना रहित और क्षार रहित होती है। इसका रंग गाढ़ा भूरा और काला होता है। इसमें काफ़ी मात्रा में उर्वरा शक्ति होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार में सबसे कम शिशु लिंगानुपात किस जिले की है? बिहार में सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात अगर कम है तो वह ऑप्शन के अकॉर्डिंग वैशाली में है, जो कि 904 है। यहाँ पर 904 है शिशु लिंगानुपात। और सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात किशनगंज जिला की है, जो कि 971 है। पटना जिला का शिशु लिंगानुपात 909 है। आगे है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर का पाया जाता है। ठीक है, सी कैमूर, जो कि 488 है यहाँ का घनत्व। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर जिले का है, जो कि 1880 है। शिवहर का 1880 है। और पटना का जनसंख्या घनत्व जो है 1823 है, 1823। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। अशोक पेपर मिल किस जिले में स्थित है? अशोक पेपर मिल जो है यह दरभंगा में स्थित है। और ठाकुर पेपर मिल समस्तीपुर में जो है यह ठाकुर पेपर मिल स्थित है, ठाकुर पेपर मिल। और रोहतास में है, रोहतास पेपर मिल डालमिया नगर में है। ठीक है, रोहतास पेपर मिल डालमिया नगर में है। ये सब पेपर मिल है, ये ध्यान रखना है। हिंद महासागर की मोती और एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? हिंद महासागर का मोती और एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है श्रीलंका को, श्रीलंका को। ठीक है, इसे पूर्वी समुद्र की स्वामिनी भी कहा जाता है। श्रीलंका को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी भी कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है यह अमेजॉन मानी गई है, अमेजॉन। और सबसे लंबी यदि पूछा जाए तो नील नदी हो जाएगी। अमेजॉन है दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी। ठीक है, सिर्फ दक्षिण अमेरिका में ही सबसे बड़ी नहीं, बल्कि विश्व का यह सबसे बड़ा सदाबहार वन इसी की बेसिन में पाया जाता है। लंबाई की दृष्टि से नील तो सबसे लंबी है। ठीक है, फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? फारस और ओमान की खाड़ी को हॉर्मुज की जलसंधि जोड़ती है। ठीक है, हॉर्मुज की जलसंधि जोड़ती है। ये बोस्पोरस जो है यह काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। ठीक है, मरमरा सागर को जोड़ती है। उसी तरह से मलक्का जलसंधि जो है ये अंडमान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ता है, अंडमान और दक्षिण सागर को जोड़ता है। उसी प्रकार से बाब अल मंदेब की जो जलसंधि है वह हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है, हिंद महासागर और लाल सागर को। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। माजुली जो है यह कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा डी, ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवाहित होती है। और यह माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र की नदी की 2 शाखाओं के बीच स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, टीन का उत्पादन और भंडारण में प्रथम स्थान है। टीन के उत्पादन और भंडारण में प्रथम स्थान किसका है? आंसर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ टीन का सबसे अधिक उत्पादन भी करता है और भंडारण भी करता है। आगे है, किस शहर को सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में मुंबई को स्थापित किया गया था। और भारत की पहली जो सबसे सफल आधुनिक सूती कारखाना स्थापित की गई थी वह 1854 में मुंबई में ही स्थापित की गई थी। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थापित किया गया। इसे कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और यह 1935 में स्थापित हुआ था, 1935 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, भारतीय जीवन निगम की स्थापना की गई। भारतीय जीवन निगम की स्थापना कब की गई? तो आंसर हो जाएगा 1956 में। 1956 में भारतीय जीवन निगम की स्थापना की गई।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, जिस मुद्रा की मांग बहुत ज़्यादा हो वह कहलाता है, वह कौन सी मुद्रा कहलाती है? वह मुद्रा दुर्लभ मुद्रा कहलाती है, अर्थात हार्ड करेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर जो है शक्तिकांत दास, ठीक है, ये 25वें गवर्नर है भारतीय रिजर्व बैंक के। भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है, भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई सिंगापुर से आता है, सिंगापुर से। सांची स्तूप के चित्र का अंकन किस मुद्रा पर है? सांची स्तूप के चित्र का अंकन जो है यह 200 रुपये के नोट पर है, ठीक है। परामर्शदात्री इकाई कौन सा है इसमें? नीति आयोग है, नीति आयोग एक परामर्शदात्री इकाई है, नीति आयोग परामर्शदात्री इकाई है। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन एक विषय है, आर्थिक नियोजन किसका विषय है? तो आंसर हो जाएगा आर्थिक नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में। तो आंसर इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई भी नहीं होगा, तो ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। न तो राज्य सूची में है, न ही संघ सूची में है, समवर्ती सूची में है। कृषि किस सूची का विषय है? कृषि जो है यह राज्य सूची का विषय है, आंसर डी हो जाएगा राज्य सूची। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसमें उद्योगों पर ध्यान दिया गया उसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो उसकी रूपरेखा तैयार की थी हेराल्ड डोमर ने, ठीक है, हेराल्ड डोमर ने। निम्न में से कौन सा देश आरसेप का सदस्य नहीं है? आरसेप का सदस्य जो है इसमें बांग्लादेश नहीं है, ठीक है, आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है 101, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार बिहार का इसमें 13वां स्थान है, ठीक है। इस सूची में महाराष्ट्र जो है यह सबसे ऊपर है, इसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और केरल इत्यादि है। छोटे राज्यों में गोवा को शीर्ष स्थान दिया गया है और अरुणाचल प्रदेश को नीचे रखा गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य से 6 शेरों को बिहार लाया गया है? तो 6 शेर बिहार लाए गए हैं गुजरात से, ठीक है, गुजरात के कहाँ से? गिर वन से, गिर वन, गिर, गुजरात में गिर नामक वन है, गिर में स्थित है, जहाँ शेरों के लिए ही है वो वन मुख्यतः। तो वहाँ से 6 शेरों को बिहार लाया गया है, जिसमें से 2 नर हैं और 4 मादा हैं, और इसे राजगीर इको टूरिज्म के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया गया और यहाँ नेचर सफारी के बाद अब जू सफारी शुरू करने की तैयारी की गई है, ठीक है। और इन 6 शेरों को कहाँ रखा गया है? बिहार के राजगीर के जू में। चलते हैं वैमानिकी वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? वैमानिकी वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा को सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। और मानस बिहारी का जन्म हुआ था 29 जुलाई 1943 को, जो कि बिहार के दरभंगा जिले में घनश्यामपुर ब्लॉक के वोर गांव में यशोदा देवी और आनंद किशोर दास के यहाँ ये जन्मे थे। ये एक भारतीय वैमानिकी वैज्ञानिक थे। वर्ष 2018 में इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो स्टार्टअप में भारत का स्थान है 20वां, ठीक है। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें दुनिया के 100 देशों का ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स जारी किया गया। इसमें भारत को 20वां स्थान दिया गया और अमेरिका को प्रथम स्थान, अमेरिका को फर्स्ट रैंक दी गई है, ठीक है, प्रथम स्थान दिया गया है। और द्वितीय स्थान पर है ब्रिटेन। आगे चलते हैं। पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम किसने लिखी है? तो यह पुस्तक साइकिल गर्ल के ऊपर लिखी गई है और इस पुस्तक को लिखा है विनोद कापड़ी ने, विनोद कापड़ी। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। मुख्यमंत्री
युवा स्वरोजगार योजना के लिए बजट का आवंटन कितना किया गया है? मुख्यमंत्री युवा योजना के लिए स्वरोजगार योजना के लिए बजट का आवंटन कुल मिलाकर के 100 करोड़ रुपए किया गया है। तो आंसर नहीं है ऑप्शन में, इसलिए आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह है 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़। आगे है, हाल ही में 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन किया गया। 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है नागालैंड में। आंसर सी, नागालैंड। और यह नागालैंड की राजधानी कोहिमा में किया गया है। और नागालैंड का यह पहला और भारत का 61वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, जो कि पार्क ऑफ इंडिया केंद्र के रूप में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के अनुसार मेक इन बिहार उत्पाद को कितने देशों में पहुंचाया जाएगा? उद्योग मंत्री जो कि शाहनवाज हुसैन हैं, उनके अनुसार बिहार के उत्पाद को लगभग 75 देशों में पहुंचाया जाएगा, 75। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के हाल ही में 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा रांची में किया गया था, झारखंड में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को स्वीकृति दी? महानिषेध और उत्पाद नियमावली, यह इसकी स्वीकृति दी थी बिहार के राज्य सरकार ने। हाल ही में किस तिथि को भारतीय सेना द्वारा हाइफा दिवस के रूप में मनाया गया है? हाइफा दिवस मनाया गया है 23 सितंबर को। ठीक है, 23 सितंबर को। नेक्स्ट है, आपके द्वार योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? आपके द्वार योजना शुरू किया गया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जेके स्टालिन के द्वारा। और चेन्नई में स्वास्थ्य देखभाल के तहत इस योजना की शुरुआत की गई है, आपके द्वार योजना। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर ने किस जिले में 177 योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर ने अररिया जिले में 177 योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया है। और यह अररिया जिले में। ठीक है, सॉरी, अररिया नहीं है, ये है आपको मुजफ्फरपुर है, अररिया नहीं होगा, इसमें से कोई भी नहीं, ई हो जाएगा, अर्थात उपयुक्त में से, सॉरी सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ई मुजफ्फरपुर है। ठीक है, मुजफ्फरपुर से किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी? एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, इसकी स्थापना पटना में की जाएगी, पटना में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 115। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को, जो कि शेख हसीना है, बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना, इनको एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें एसडीएसएन द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा कोरोना के दौरान किस ऐप का उपयोग किया गया है? कोरोना के दौरान भारत सरकार ने आयुष्मान ऐप का प्रयोग किया है, आयुष्मान ऐप। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक सतत विकास लक्ष्य के अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? तो सतत विकास लक्ष्य के अधिवक्ता के रूप में कैलाश सत्यार्थी को नियुक्त किया गया है। और यह कैलाश सत्यार्थी जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं, इनके द्वारा 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में नियुक्त किया गया है। इनको, कैलाश सत्यार्थी को एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में सतत विकास लक्ष्य के अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। और ये का सतत कैलाश सत्यार्थी कौन है?
तो ये कला सत्यार्थी जो है बच्चों के लिए विशेष स्तर से ये कार्य करते हैं। इनकी अपनी एनजीओ है, संस्था है। और एसडीजी की इसके साथ ही संख्या लगभग 16 हो गई है। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था। आगे है, हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव की सेवा में पुनः 3 माह का विस्तार किया गया है। वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव कौन हैं? तो बिहार के मुख्य सचिव वर्तमान में हैं, तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरारी शरण। बिहार के मुख्य सचिव जिनकी सेवा में पुनः 3 माह का विस्तार किया गया है, तो ये मुख्य सचिव हैं बिहार के त्रिपुरारी शरण। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 20,000 रन पूरे किए हैं? तो 20,000 रन पूरे किए हैं मिताली राज ने। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की यह कप्तान भी है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने 20,000 रन पूरे किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मैथिली सेवी पुरस्कार से किसे नवाजा गया? मैथिली सेवी पुरस्कार से नवाजा गया है मुख्तार आल को, मुख्तार आल। ठीक है, मैथिली भाषा और साहित्यिक उत्थान और जन जागृति के लिए इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण काम किए हैं, जिसके कारण इन्हें मैथिली भाषा अभियान और पेशे से ये शिक्षक हैं। ठीक है, मुख्तार आलम, तो इनको मैथिली सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक में के बड़े राज्यों में बिहार का स्थान 22 में नीति आयोग के नवाचार सूचकांक में बिहार का स्थान है 17वां। आंसर हो जाएगा 17वां। तो 17वां ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये इसको लिख देती हूँ मैं, आंसर है 17वां। नेक्स्ट है, बिहार में 2021 में कितने लोगों को पद्म सम्मान मिले? बिहार में 2021 में पद्म सम्मान मिले थे 5 लोगों को, 5 लोगों को पद्म सम्मान मिले थे। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है। सतत विकास लक्ष्य 2021 में भारत का स्थान 120वां है। ठीक है, 2020 में यह 117वां था, 117वां 2020 में था। ठीक है, 2020 में, और 2021 में है 120वां। और इसमें कुल मिलाकर के 165 देशों का यह सूची तैयार की गई है, जिसके जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? प्रथम स्थान पर स्वीडन है, स्वीडन। नेक्स्ट पे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां शामिल हैं? तो इसमें कितने प्रकार के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां शामिल हैं? तो आंसर हो जाएगा कुल मिलाकर के 205 समितियां। नेक्स्ट है, ओलंपिक प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला जो थी यह PT उषा थी। यह ओलंपिक प्रतियोगिता के फाइनल में पहली बार पहुंची थी। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? आंसर हो जाएगा, ओलंपिक खेल का आयोजन 4 साल के अंतराल पर होता है। और इसमें टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल मिलाकर के 7 मेडल जीते हैं। और इसका टोक्यो ओलंपिक का आयोजन हुआ था 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक, 23 जुलाई 2020 से 8 अगस्त 2021 तक। आगे है, एमफेक्स 21 का आयोजन कहाँ किया गया? एमफेक्स 21 का आयोजन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और इसमें सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास किया गया, एमफेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। आगे है, किस संस्थान ने मल, गाद और सिप्टेज प्रबंधन सेवा एवं व्यवसाय मॉडल पर रिपोर्ट जारी किया? तो यह हो जाएगा आंसर नीति आयोग। नीति आयोग ने यह रिपोर्ट जारी किया है शहरी इलाकों में मल, गाद और सेप्टिक प्रबंधन पर, FSSM सेवा और व्यवसाय मॉडल पर। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 130, हाल ही में किस देश की महिला को चेंज मेकर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है?
चेंज मेकर अवार्ड। चेंज मेकर अवार्ड बांग्लादेश की एक महिला है फैरोज फैजा विथर, फैरोज फैजा विथर, इनको दिया गया है चेंज मेकर अवार्ड। ठीक है, तो ऑप्शन में बांग्लादेश नहीं है, आंसर हो जाएगा हमारा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पिछले वर्ष यह अवार्ड दिया गया था भारतीय एथलीट दूती चंद को दिया गया था समाज में व्यापक बदलाव लाने के लिए। यह अवार्ड दिया जाता है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। यह अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है, बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण में के दौरान कितना प्रतिशत मतदान हुआ। बिहार विधानसभा के पहले चरण के अर्थात प्रथम चरण के मतदान के दौरान कुल मिलाकर के 65% मतदान हुआ था। निर्वाचन आयोग ने इसकी जानकारी दी, जिसके अनुसार पहले चरण में 65% और पहला चरण जो हुआ था 24 सितंबर 2021 को, 24 सितंबर 2021 को पहला चरण का हुआ था और यह 10 जिलों में 12 प्रखंडों में हुआ था। ठीक है, चुनाव में फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए पहली बार बायोमेट्रिक सत्यापन किया गया था। इस बार बिहार पंचायत जो है 11 चरणों में हुआ था, यह ध्यान में रखिएगा, हो सकता है पूछ दे। 11 चरणों में यह चुनाव हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में रामधारी सिंह दिनकर की 113वीं जयंती मनाई गई है। बताएं कि उनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है वह हुआ था, थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ है, तो ये बिहार के बेगूसराय में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय में जन्म इनका हुआ था। यह जन्म हुआ था उनका 23 सितंबर 1908 को। ठीक है, बिहार के बेगूसराय के सिमरिया गांव में। कौन सा गांव है? सिमरिया गांव में हुआ था और इसमें 113वीं जयंती उनकी मनाई गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। अभिलेख न्यायालय जो है यह उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालयों को कहा गया है। अनुच्छेद 129 के अकॉर्डिंग उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 215 के अकॉर्डिंग कहा गया है अभिलेख न्यायालय। आगे है, अशोक के समय की कलाकृतियों को उनके स्थानों के संदर्भ में सूची 1 से सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसको मिलाना है 134, तो आंसर हो जाएगा, इसको मिलाते हैं लौरिया नंदनगढ़ को मिला देंगे। यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, आगे है धर्मराजिक स्तूप तक्षशिला हो गया, नागार्जुन पहाड़ी गया जिले में स्थित है, सारनाथ का सिंह स्तंभ वैशाली में। ठीक है, तो यह हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग लिंग संलग्न है। रॉयल हीमोफीलिया एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है जिससे ग्रसित रोगी का रक्त बाह्य स्राव की स्थिति में जमता नहीं। इस रोग के कारण इसका कारण होता है क्लॉटिंग फैक्टर, अर्थात ब्लड जो है क्लॉट नहीं करता, मतलब कि जमता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 136। भरथुआ चौर जल निमग्न भूमि वेटलैंड निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो यह है मुजफ्फरपुर जिले में है भरथुआ चौर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बौद्ध संगीति कैसे कहाँ हुई थी। प्रथम हुई थी राजगृह में। ठीक है, राजगृह में हुई थी और यह जो है इसको मिला देते हैं। प्रथम राजगृह इसका हो जाएगा आपको सुत्त पिटक और विनय पिटक का इसमें संकलन हुआ था। द्वितीय वैशाली में इसका हुआ था बौद्ध संगीति। तो दूसरा का हो जाएगा आपको द्वितीय वैशाली। स्थाविर एवं महासांधिक में विभाजन हुआ था। पहला जो है यह है
पहला जो है प्रथम राजगृह में इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति में। द्वितीय बौद्ध संगीति जो कि वैशाली में हुई थी और यह स्थाविर और महासांधिक में इसमें विभाजन हो गया था। और तृतीय जो था जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था और इसमें तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। और चतुर्थ जो कि कुंडलवन में हुआ था और कश्मीर में पड़ता है कुंडलवन, और इस संगीति में हीनयान और महायान में विभाजन हो गया था। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा बी 3 1 2 4 3 1 2 4। नेक्स्ट है उत्तर बिहार की सबसे तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली नदी। उत्तर बिहार में सबसे तेजी से प्रवाहित होने वाली नदी है बूढ़ी गंडक। ठीक है। भूकंप मूल से निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें उत्पन्न नहीं होती हैं? भूकंप मूल से कौन सी तरंगें उत्पन्न नहीं होती हैं? तो आंसर हो जाएगा उत्पन्न नहीं होती है ना। तो यहाँ से तो भूकंप से पी भी निकलती है, एस भी निकलती है, एल भी निकलती है। ठीक है। 3 तरह की तरंगें होती हैं। तो एम तरंग जो है वह नहीं निकलती। आंसर ए हो जाएगा एम तरंग। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रकार के जीवों में से कौन से डायटम हैं? जीवों में से कौन से डायटम हैं? तो डायटम है एक कोशिकीय शैवाल। एक कोशिकीय शैवाल जो है डायटम के अंतर्गत आते हैं। डायटम जो है यह सूक्ष्म शैवालों का एक प्रमुख समूह होता है जो एक प्रकार के पादप प्लवक कहलाते हैं। ठीक है। एक कोशिकीय शैवाल डायटम है और यह सूक्ष्म शैवाल का एक समूह होता है और इसे पादप प्लवक भी कहा जाता है। 141। अब ये मैथ का क्वेश्चन है, पढ़ूंगी केवल, इसको सॉल्व करने का टाइम नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। मोहन ने 25 पुस्तकें 2000 रुपये में खरीदा और उन्हें 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। ठीक है। बराबर लाभ पर बेच दिया। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य बता। इसका आंसर हो जाएगा सी 100 रुपये। ठीक है। आगे चलते हैं। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 16 पारियों का औसत रन कुछ था। 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, उससे उसका औसत 3 रन बढ़ गया। 17वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 142 का सी 39। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं 143। 143 कह रहा है यदि x बराबर -2/3 हो तब 9x² - 3x - 11 बराबर है। तो 143 का आंसर हो जाएगा डी -5। नेक्स्ट है 144। यदि x इज इक्वल टू √0.00001225 बाई 0.00005329 हो तब x का मान क्या है? तो x का मान है a 35/73। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है 1 से 50 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा? इसका फॉर्मूला है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 625। 1 से 60 तक पूर्णांकों का योग कितना होता है? 1 से 60 तक के पूर्णांकों का योग होता है 1830 आएगा आपको आंसर के अकॉर्डिंग। आंसर 1830। ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको 146 का ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है -1/345 इज टू द पावर -2/1 को सरल करने पर क्या परिणाम आएगा? तो इसको सरल करने पर आपको परिणाम आएगा A49। नेक्स्ट है 2 नल एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 32 और 24 मिनटों में भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो कितने समय बाद दूसरा नल बंद करें ताकि टंकी 16 मिनट में भर जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 12 मिनट। ठीक है। 12 मिनट। आगे है 149 है एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? तो उसकी गति जो है मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 12.5 मीटर प्रति सेकंड, 12.5 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रमशः 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग क्या है? तो इसमें धारा का वेग है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है।
तो 6 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह से समाप्त होता है ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और साथ ही अपने सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेट भी कीजिए। थैंक यू।